हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं विनवराज आपके लिए डिस्कशन वीडियो लेकर आ गया हूं फॉर 67th बीपीएससी प्रीलिम्स। काफी टाइम कम बचा हुआ है, क्रूशियल टाइम है, बहुत सही तरीके से यूटिलाइज करना है। अपना टाइम टू वैल्यू रेशियो देखते रहना है कि किस जगह पे कितना फोकस करना है, किस हद से ज्यादा समय यहाँ नहीं देना है, क्योंकि टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है, एक स्मार्ट स्किल है और यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है मैपिंग का। मैप से क्वेश्चंस आते हैं और जो लोग इन्हें सही कर देते हैं वो एबव बोर्ड हो जाते हैं। नॉर्मल लोगों से वो 3 4 5 नंबर अपना मार्क्स जो है अधिक बढ़ा लेते हैं और इसके लिए बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। एक आम धारणा बनी हुई है कि मैप तो मुझे समझ ही नहीं आ सकता है। आपने कभी समझने की कोशिश ही नहीं करी। अगर आप पे नहीं समझ आ रहा है, काफी इजी है समझना। और यहाँ पर हम कुछ डिस्कस करेंगे मैप्स को लेकर और फिर आपको आइडिया लगेगा कि कितने आसानी से आप मैप बेस्ड क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। और चलिए शुरू करते हैं और देखेंगे, एक आइडिया लेंगे कि किस तरीके के सवाल निकल के आते हैं। अगर न्यूज वगैरह में कोई टॉपिक रहा है, कोई रीजन रहा है, तो उससे बेस्ड भी सवाल पूछे ही जाते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये रहा पहला क्वेश्चन। 27 सितंबर 2020 से लेके और 10 नवंबर 2020 के बीच में, ये कई बार आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि काफी क्लैशेस चल रहे हैं नागोर्नो काराबाख रीजन में। अब आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि ये जो रीजन है ये किस क्षेत्र में पड़ता है, आर्मेनिया ईरान में, या फिर आर्मेनिया और अजरबैजान में, या फिर टर्की और ईरान में, या फिर अजरबैजान और रशिया में, या ऑप्शन ही जो बीपीएससी में होता है कि इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए ये काफी न्यूज में रहा है, तो सभी लोग बता पाएंगे जो करंट अफेयर से इत्तेफाक रखते हैं कि ये जो क्षेत्र है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये आर्मेनिया और अजरबैजान के क्षेत्र की बात हो रही है। चलिए डिटेल में समझेंगे यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो देखिए आप ये रीजन को देखिए, ये रहा हमारा इंडिया। और जब हम यहाँ से नॉर्थ और वेस्ट वर्ड जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जॉर्जिया लिखा हुआ है, ये आर्मेनिया और ये अजरबैजान। यहाँ पर देखिए आपको ये कैस्पियन सी नजर आ रहा है जहां मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, और ये ब्लैक सी, यानी ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में 3 कंट्रीज हैं जिसमें कि है जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। इसमें जॉर्जिया और अजरबैजान जो है ये दोनों किसी वाटर बॉडी को टच कर रहे हैं, लेकिन आर्मेनिया जो है ये पूर्ण रूप से लॉक्ड है, लैंड लॉक्ड है। वैसे तो ये अजरबैजान भी लैंड लॉक्ड है, बट कहने का ये मतलब है कि ये आर्मेनिया जो है ये किसी मेजर वाटर बॉडी को टच नहीं कर रहा है। देख पा रहे हैं। और देखिए ये यहाँ पर इन जगहों को जब देख रहे हैं तो यहाँ पर अजरबैजान की राजधानी काफी इंपॉर्टेंट है जिसका कैपिटल है बाकू। और बाकू क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये न्यूज में रहा था जब हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वगैरह देख रहे थे, इसलिए भी जरूरी है। तेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, कैस्पियन सी से सटा इलाका आप देख पा रहे हैं। ये देखिए जॉर्जिया का इलाका और इसकी कैपिटल जो है वो है तबिलसी। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आगे चलते हैं और ये वाले मैप में समझते हैं। अब आपको ये जॉर्जिया का क्षेत्र समझ आ रहा है, इसके नॉर्थ में ये रशिया का क्षेत्र था, ये आर्मेनिया, और आर्मेनिया की राजधानी है येरेवन। यहाँ पर देखिए ये अजरबैजान और उसकी राजधानी थी बाकू। अब ये देखिए इस क्षेत्र को दिखाया गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं येलो कलर से, या जो भी कह ले मिट्टी के कलर से। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है ना यही नागोर्नो काराबाख का कंफ्लिक्ट वाला रीजन है। अब ये देखिए यहाँ पर बताया गया है अच्छे से कि टेरिटरी ऑफ अजरबैजान अंडर रशिया पीस कीपिंग कंट्रोल। इसी तरीके से यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ देखिए ग्रीन मार्क से दिखाया गया है, ये टेरिटरी है आर्मेनिया का जो कि ऑक्युपाई किया गया है अजरबैजान के द्वारा। और यहाँ पर देखिए थोड़ा रेड कलर से आपको नजर आ रहा है, टेरिटरी जो है ये अजरबैजान का जो कि ऑक्युपाई किया गया है आर्मेनिया के द्वारा। तो ये सब कंफ्लिक्टिंग जोन्स हैं और आपको आइडिया लग गया कि ये ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच के क्षेत्र रहे हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। और जब हम थोड़ी देर पहले हम लैंड लॉक्ड कंट्रीज की बात कर रहे थे, ऐसे कंट्री जो कि किसी भी बड़े या ओपन सी, ओपन ओशन का उनको एक्सेस नहीं होता है, उन्हें लैंड लॉक्ड कहते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है?
रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो या मंगोलिया या बोलिविया या काजाकिस्तान या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री जो है वो काजाकिस्तान है और ये बॉर्डर करता है रशिया को, चाइना को, किर्गिज रिपब्लिक यानी किर्गिस्तान को, उज्बेकिस्तान को, तुर्कमेनिस्तान और लैंडलॉक कैस्पियन सी। कैस्पियन सी टेक्निकली एक लेक है, एक झील है और ये इतना बड़ा है कि इसको सी का दर्जा दिया गया है। चलते हैं मैप वाले सेक्शन पर। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये कैस्पियन सी का रीजन, ये ब्लैक सी का रीजन और यहीं पर हम लोग अभी अजरबैजान आर्मेनिया की बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं यहाँ पर। ये थोड़ा और बेहतर रिप्रेजेंटेशन दे पाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये काजाकिस्तान का क्षेत्र है और यहाँ पर आपको आइडिया लग रहा है कि इसके नॉर्थ में रशिया है, इसके ईस्ट में मंगोलिया है, चाइना है, साउथ में जब हम देख रहे हैं तो किर्गिज रिपब्लिक, उज्बेकिस्तान नजर आ रहा है। ओके, और ये काफी बड़ा कंट्री है और ये कैस्पियन सी को बॉर्डर कर रहा है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक दो वाटर बॉडीज भी हैं जो कि आगे चल के हम देखेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर और यहाँ पर आपको बताना है कि वो कौन सी कंट्री है जो कि लार्जेस्ट आर्कीपेलगो है। लार्जेस्ट आर्कीपेलगो, आर्कीपेलगो मींस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यानी कि कोई देश है वो बहुत सारे छोटे या बड़े छोटे आइलैंड से बना हुआ है और उनकी संख्या सबसे अधिक कहां पर है, किस कंट्री में? फिलीपींस या इंडोनेशिया, इसको इंडोनेशिया भी आप कह सकते हैं, मालदीव्स, मलेशिया या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इसका सही जवाब जो है वो है इंडोनेशिया। इसमें मोर देन 17,000 जो है ना ये आइलैंड्स हैं। अब इस पर देखेंगे कि करीब 6,000 आइलैंड्स पर लोग निवास करते हैं, वास करते हैं और सेकंड नंबर इसके बाद आता है फिलीपींस जिसकी राजधानी है मनीला। चलते हैं, समझ लेते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं ये इंडिया, और जब हम इंडिया से साउथ ईस्ट की तरफ देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर इंडोनेशिया लिखा हुआ नजर आ रहा है और मैं जूम करके दिखाऊं तो इंडोनेशिया के ये सारे आइलैंड्स है। आप देख रहे हैं कि ये सुमात्रा है, ये इसी तरीके से जावा है, ये कारिमटन कहलाता है और इस पर 3 अलग अलग, ये कारिमटन जो रीजन है ये एक्चुअली बोर्नियो आइलैंड पर आता है। बोर्नियो आइलैंड आप देख पा रहे हैं, इसमें 3 देश है। मलेशिया का हिस्सा है जिसको सबाह कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। इसी तरीके से ये ब्रुनोई एक देश है और ये जो नीचे का रीजन है जो ये बॉर्डर के नीचे है, इस बॉर्डर के नीचे, वो कहलाता है कि ये कालीमतन है और ये इंडोनेशिया का हिस्सा है। इसी तरीके से ये सब काफी वोल्केनिक एक्टिव रीजन में आते हैं और ये सुलवेसी वगैरह का रीजन काफी न्यूज में रहता है। आप यहाँ पर देखिए ये रियाऊ आइलैंड्स हैं, यहाँ पे रियाऊ आर्कीपेलगो लिखा हुआ है, यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात की जा रही है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि ये सिलेविज वाला क्षेत्र है और यहाँ पे सिलेविज सी भी नजर आ रहा है आपको। ओके, तो ये काफी अपने आप में एक बड़ा सा क्षेत्र है और देखिए यहाँ पर आपको तिमोर नजर आ रहा है। इस तिमोर की जो राजधानी है वो है दिल्ली, लेकिन ये दिल्ली की स्पेलिंग से बिल्कुल अलग है, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। और तिमोर सी जो है वो कहाँ है, तो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। यहाँ पर आपको आराफुरा सी भी नजर आ रहा है, ये पापुआ का रीजन है, ये न्यू गिनिया का रीजन है। तो एक आइडिया आपको होलिस्टिक मैनर में मिल गया। और यहाँ पर ये फिलीपींस है। फिलीपींस के इंपॉर्टेंट आइलैंड्स में लुजोन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लुजोन वाला क्षेत्र है। इसी क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं तो ये साउथ चाइना सी है जो काफी कंफ्लिक्ट में रहता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पार्सल आइलैंड्स को, यहाँ पर स्पार्टली आइलैंड्स को, ये सारे काफी विवाद में रहते हैं। चलिए यहाँ पर एक और क्षेत्र देख लीजिए, ये है गल्फ ऑफ थाईलैंड और ये है अंडमान सी। देख रहे हैं अंडमान सी जो है वो पश्चिम में है और गल्फ ऑफ थाईलैंड जो है वो पूरब में है। इस पर हम आगे सवाल देखने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ हिंट दे दिया है। ओके, तो आप समझ गए कि इस पूरे क्षेत्र की हम बात कर रहे थे, काफी अच्छे से होलिस्टिक मैनर में आपने समझा इन चीजों को। ये रहा सही जवाब इंडोनेशिया। इसको आप देखिए अच्छे से, अब आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो क्षेत्र है ये सुमात्रा का क्षेत्र हो गया, ये जावा का क्षेत्र हो गया। और यहाँ पर देखिए कि ये जो सुमात्रा है इसमें भी आप देखेंगे कि इससे हट के एक छोटा सा आइलैंड है, ये है सबांग। सबांग हमारे इंडिया के अंडमान निकोबार से काफी नजदीक है। अगर आपको इसमें कोई डायलेमा हो तो चलिए मैं आपको मैप पर दिखा दूं। देखिए हम इस क्षेत्र को जूम कर रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं निकोबार आइलैंड्स हैं और ये यहाँ पर सबांग रहा, ठीक है, बंदा आके और इसके बाद ये सबांग का क्षेत्र।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली, और हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और उसके अंतर्गत हम सवांग को अच्छा डेवलप कर रहे थे ताकि हमें कई तरीके के स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल सके जब बात आती है इस रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी की, चाइना को काउंटर करने के लिए। ओके, चलते हैं आगे अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 4, जो बाउंड्री डिमार्केट किया गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो फोर्स में आता है 17 अगस्त 1947 को। ये अपने आप में एक सवाल हो सकता था कि 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए हैं, बाउंड्री का जो डिमार्केशन किया गया वो कब इफेक्ट में आया था? तो आया था 17 अगस्त 1947 को। अब यहाँ पर बताना है कि वो कौन सी बाउंड्री है, यानी कि वो डुरंड लाइन है या रेड क्लिफ है या फिर मैकमोहन लाइन है या गिलबर्ट लाइन है या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रेड क्लिफ लाइन। तो ये उस समय के इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ड्रॉ किया गया, तो उसका कुछ हिस्सा आपको यहाँ नजर आ रहा है। और उस समय ये जो रीजन है जो बांग्लादेश नहीं कहा जाता था, ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। तो रेड क्लिफ लाइन आपको यहाँ भी देखने को मिलता है। रेड क्लिफ वो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ये लाइन ड्रॉ किया गया था और जो उसके बाद ब्लड शेड वगैरह हुए तो इन्होंने अपना फी लेने से भी इनकार कर दिया कि ये वो लाइन ड्रॉ की है जिसकी वजह से मास स्लॉटरिंग हुई है। ये बात उनको हजम नहीं हो पाया। चलिए यहाँ पर जब और भी नाम हम देख रहे थे, जैसे डुरंड लाइन है, ये ड्रॉ किया गया था इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। आगे चल के वो जो लाइन है थोड़ा हिस्सा इंडिया अफगानिस्तान का और बाद में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो गया, क्योंकि जब ये ड्रॉ किया जा रहा था तो पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वो इंडिया का ही हिस्सा हुआ करता था। मैकमोहन लाइन आप जानते हैं चाइना के साथ। और ये क्या आप बता सकते हैं कि ये गिलबर्ट लाइन किसके साथ है? आप बता सकते हैं, जरा सर्च करिए। और काफी सारे और ऐसे लाइंस हैं जो बाउंड्री बनाते हैं, जैसे कि 17th पैरेलल, आपने नाम सुना होगा 17th पैरेलल का। ये अलग करता था साउथ वियतनाम को नॉर्थ वियतनाम से। ओके, और ये 1954 में डिमार्केट किया गया था। इस पैरेलल का मतलब क्या होता है? इसको कहते हैं लैटिट्यूड, यानी अक्षांश। कोई अक्षांश है, धरती पर बहुत सारे ऐसे ऐसे अक्षांश हैं, और कोई ऐसा अक्षांश है जिसके ऊपर एक कंट्री खत्म हो जाए और इसके नीचे एक कंट्री, तो ये वाला जो रीजन है ये बाउंड्री का काम करता है और उसको कहते हैं पैरेलल। अब जैसे आप देखे होंगे 20th पैरेलल, तो ये 20वीं पैरेलल जो है ये अफ्रीका के लीबिया और सूडान को अलग करता है। इसी तरीके से 22वीं पैरेलल 22nd पैरेलल है, ये इजिप्ट और सूडान को अलग करता है। और 25th पैरेलल है मॉरिटानिया और माली को अलग करता है। 31st पैरेलल जो है ये इराक और ईरान को अलग करता है। तो 31st पैरेलल इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को अलग करता है 38th पैरेलल। 49th पैरेलल जो है वो अलग करता है कनाडा को यूएसए से, कनाडा नॉर्थ में और यूएसए साउथ में। डुरंड लाइन इंडिया और अफगानिस्तान या कह लें पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच कहना ज्यादा उचित होगा। और ये डुरंड व्यक्ति थे, उन्हीं के नाम पर ये डिमार्केटेड है। जो एक हेडेनबर्ग लाइन है ये पोलैंड और जर्मनी को अलग करता है। मैकमोहन लाइन चाइना को इंडिया से। मैजिनॉट लाइन जो है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। मैनहिम जो लाइन है ये रशिया और फिनलैंड को अलग करता है। ओके, चलते हैं, लेकिन मैं यहां पर आपको गिलबर्ट लाइन के बारे में नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये तो मेरा आपसे सवाल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं और आपको बताना है कि ये जो सीशल्स आइलैंड है ये किस वाटर बॉडी में लोकेटेड है, किस ओशन में लोकेटेड है। आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन या इनमें से कोई नहीं। सोचिए, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंडियन ओशन में ये लोकेटेड है। चलते हैं, ये मैप देखिए, यहां पर आप देख पा रहे हैं इंडिया, ठीक है, और यहां पर ये कैसे आ गया, रुक जाइए, हाँ ये इंडिया, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेडागास्कर। मेडागास्कर के नॉर्थ और ईस्टर्न रीजन में आपको यहाँ पर एक आइलैंड नजर आ रहा है, ये है सीशल्स आइलैंड। काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो रीजन है यहाँ पर इंडिया का प्रयास था कि हम यहाँ पर अपना एक बेस बना सके। और इसकी कैपिटल क्या आप मुझे बता सकते हैं? सेशल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इनोवेटिव कंट्री भी है अपने आप में, क्योंकि इनके द्वारा ब्लू बॉन्ड दुनिया में सबसे पहले जारी किया गया था। ब्लू रिप्रेजेंट्स वाटर।
ओके, तो ये इको फ्रेंडली कुछ इस तरीके से कंसेप्ट को ऐड किया जाता है जब बात करते हैं कि हमें मनी जो है रेज करना है, फंड रेज करना है, तो ब्लू बॉन्ड रेज किया गया था। तो सिसेल्स आइलैंड समझ गए। इस सवाल से आपको ये सीख लेनी है कि ऐसे छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं हमारे आजू बाजू, उनके बारे में आइडिया तो होना ही चाहिए। आप बेहतर आइडिया समझ सकते हैं। आप देख पा रहे हैं ये जो रीजन है ये सिसेल्स का रीजन है। इसी तरीके से आप जानते हैं कि इस क्षेत्र में मॉरिशस है और रियूनियन आइलैंड आप देख पा रहे हैं। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई है और ये आप देखिए ये सब जो रीजन है ना काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पर तो बहुत सारे भारतीय जो हैं गिरमिटिया मजदूर जो हैं यहाँ पर वास करते हैं, निवास करते हैं। इसी तरीके से आप ये देखिए यहाँ पर आपको ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी का रीजन नजर आ रहा है, मालदीव्स का रीजन है। तो ये इस तरीके से जरा आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक, अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको बताना है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर जो है इस तरीके से आपको बताना है कि वो कौन से दो शहरों को एक्सट्रीमली जो दूर लोकेटेड शहर हैं उनको कनेक्ट करने का काम करता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। सिलचर पोरबंदर, मुंबई शिलोंग, नागपुर सिलीगुड़ी या मुंबई कलकत्ता, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये तो बस सवाल देख के लॉजिक के आधार पर आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि कॉरिडोर को देखा जाए। ये ब्लू कलर से दिखाया गया है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको पोरबंदर नजर आ रहा है, यहाँ आपको सिलचर नजर आ रहा है, और यही वो एक्सट्रीम दो शहर हैं जो कि कनेक्ट किए जा रहे हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से। इन द सेम वे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में आपको यहाँ श्रीनगर नजर आ रहा है और यहाँ कन्याकुमारी, और बाकी ये जो रेड इस कलर से दिखाया गया है ये स्वर्णिम चतुर्भुज है, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल है। ओके, और ये जो बनारस जो है ये जिसको पुरानी जीटी रोड कहते हैं, नेशनल हाईवे जो 2 है वो इसका कनेक्शन है। आप देख सकते हैं ये बिहार के डेहरी ऑन सोन गया वाले इलाका से क्रॉस करता है, औरंगाबाद, ये सब कुछ जो क्षेत्र है ना, वो कोलकाता चला जाता है फाइनली। तो स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली को, मुंबई को, चेन्नई को और कोलकाता को कनेक्ट करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं कि वो कौन सी कंट्री है जिसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। देखिए कोस्ट लाइन जैसे इंडिया का आप जानते हैं कि 7516 किलोमीटर है ओवरऑल पूरा, जो अगर हम कोस्ट को इस तरीके से देख लें और आइलैंड्स के भी पूरे कोस्टल लेंथ को ऐड कर लें, तो यहाँ पर आपको बताना है कि वो कौन सा देश है जिसका लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। 2 लाख किलोमीटर से भी कहीं अधिक है ये, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। यहाँ पर चारों ऑप्शंस, पांचों ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसे चीजों में एकदम कंसेप्ट आपका जो है क्लियर होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। ओके, तो चलिए एक बार को हम कनाडा को देखते हैं। ये इंडिया, और इंडिया से आप इधर भी जाएंगे तो कनाडा दिखेगा, और यानी ईस्ट में जाए या वेस्ट में जाए क्योंकि धरती गोल है। तो चलिए हम इंडिया से अफ्रीका की तरफ आते हैं। यहाँ पे अटलांटिक ओशन को क्रॉस कर जाते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका के बाद ये रहा कनाडा का क्षेत्र। ये जो लैंड मास है आपके सामने, ये ग्रीनलैंड है और ये डेनमार्क की टेरिटरी है। बाकी ये जो क्षेत्र है, ये जो व्हाइट नजर आ रहा है क्योंकि वो स्नो से भरा हुआ है, और ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये कनाडा का क्षेत्र है, देख पा रहे हैं आप। और कनाडा जो है इसकी कोस्ट लाइन सबसे लंबी है, और इसका वजह क्या है आपके दिमाग में ये सवाल आ जाना चाहिए, वो है फियर्ड। हालांकि ये जो क्षेत्र है ये नॉर्वे का है, मैंने आपको बस फियर्ड दिखाने के लिए, फियर्ड का स्पेलिंग होता है FJORD, फियर्ड, ठीक है। ग्लेशियल टोपोग्राफी है, जब ग्लेशियर चलते हैं और अपने साथ पत्थर लेकर आते हैं तो इस तरीके से वो कोस्टल रीजन को काट देते हैं। अब देखिए ये टोटल, वैसे अगर ये कंप्लीट लैंडमास रहता तो इसकी लेंथ तो बस यही होती ना, कोस्टल लेंथ, लेकिन ये कितनी अधिक हो गई है इस तरीके से। तो ये फियर्ड के वजह से कनाडा का ये पूरा जो है ना रग्ड एकदम है कोस्ट लाइन। चलिए मैं आपको जरा जूम करके दिखाऊं, आपको बेहतर आइडिया लगेगा। तो देखिए काफी आपको ये रग्ड नजर आ रहा है इस तरीके से, और यही वो वजह है कि यहाँ पर कोस्ट लाइन सबसे अधिक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ म्यांमार। क्या इससे आसान सवाल हो सकता है? यहाँ पर ऑप्शन ही ऐड कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए मैप पर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या थे, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय।
वैसे ही आप बता सकते हैं कि ठीक है ये मेघालय जो है ये नहीं टच करता है, ये बस बांग्लादेश को टच कर रहा है, म्यांमार को तो कहीं से नहीं टच कर रहा है। म्यांमार को बॉर्डर लगाने वाले जो देश हैं, जो स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आपको यहाँ पर इन राज्यों को देखना है और ये बताना है कि वो कौन से राज्य हैं जो कि एटलीस्ट या कह लें कि 3 कंट्रीज के साथ बॉर्डर बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये ऑप्शंस दिए गए हैं। चलते हैं, ध्यान देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर को देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनाता है, चाइना के साथ और अफगानिस्तान के साथ। तो ये तो हो गया पहला, बिल्कुल सही है। यहाँ पे दूसरा है वेस्ट बंगाल। तो ये रहा वेस्ट बंगाल का क्षेत्र, ये इस तरीके से, ये नेपाल के साथ बाउंड्री बनाता है, ये भूटान के साथ और ये बांग्लादेश के साथ। तो ये दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरा यहाँ पे सिक्किम, ये रहा सिक्किम नेपाल के साथ, चाइना के साथ और भूटान के साथ। तो ये रहा नंबर 3, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। चलते हैं, और ये रहा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ चाइना के साथ, यहाँ पे भूटान के साथ और यहाँ पे म्यांमार के साथ, ठीक है। ये यानी कि ये रहा नंबर 4। चारों के चारों दिए गए ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि यहाँ कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो उस केस में आपको ऑप्शन नंबर ई लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर ध्यान दीजिए, रिहन डैम के बारे में पूछा जा रहा है कि ये रिहन डैम जो है रिहन नदी पर लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। क्या ये बात सही है? दूसरा कि रिहन नदी जो है ये सोन नदी की एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। क्या ये बात सही है? और तीसरा कि बाण सागर प्रोजेक्ट जो है ये सोन नदी पर है और ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, सिचुएटेड है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। चलिए हम मैप के सहारे इन चीजों को समझते हैं। ये आप मैप देखिए, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, समझ आ रहा है कि ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। ये बाण सागर डैम आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश में, और ये इस तरीके से जब अमरकंटक से सोन नदी निकलती है तो उसी पर बना हुआ बैराज है। कई बार इंडिया के जो स्टेट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसमें बाण सागर का भी नाम आता है, क्योंकि बिहार आपत्ति जताता है कि मध्य प्रदेश जो है वाटर को लॉक करके रख लिया वहां पे। और ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, आप देख रहे हैं, यहाँ रिहंद नदी है और यही रिहंद डैम है, और रिहंद जो है वो सहायक नदी है सोन नदी की। तो यहाँ दिए गए तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही थे। तो सभी करेक्ट आंसर देख रहे हैं कि चारों में से कोई नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका सही जवाब आप क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर ई, मोर देन 1 इज करेक्ट। तो एक बार हम यहाँ पर मैप को देखते हैं, इस क्षेत्र को देखते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको ये रिहंद नगर लिखा हुआ नजर आ रहा है, और ये गोविंद बल्लभ पंत सागर है जो कि सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है इंडिया में। ओके, आप इसको देख पा रहे हैं, यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम लिखा हुआ नजर आ रहा है। और ये जो है ना, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में है, रिहंद नदी पर है, इसमें कोई आपको शक नहीं होना चाहिए। और अल्टीमेटली ये जो रिहंद नदी है, आप देख रहे हैं कि इस तरीके से आगे बढ़ती है और जाके ये सोन नदी में यहाँ पर मर्ज हो जा रही है। यहाँ पर आपने सोन नदी लिखा देखा क्या? ये देखिए सोन नदी। चलिए, सोन नदी को ट्रेस जब कर रहे होते हैं तो सोन नदी इधर से आ रही है, यानी कि मध्य प्रदेश में यहाँ पर आपको नजर आ रहा है बाण सागर लेक, ठीक है। और यहाँ पर जमुई लिखा हुआ है, बिहार वाले जमुई से आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये बाण सागर लेक है, इसी की बात की जा रही थी। तो अब यहाँ पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गया होगा, सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये किस राज्य से नहीं गुजरता है? आसान सवाल है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा या मणिपुर? ऑप्शन ही है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। चल लेते हैं मैप पर और देख लेते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरता है, लेकिन ये मणिपुर से नहीं पास होता है। तो बहुत आसानी से आप बता सकते थे कि इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ये 8 राज्य हैं, संख्या में 8, ये याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैपिटल्स इज सिचुएटेड क्लोज टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? यानी इसमें से किसकी राजधानी जो है वो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के सबसे करीब है? गुजरात,
यानी गुजरात की राजधानी गांधीनगर, या मध्य प्रदेश का भोपाल, झारखंड की रांची, या वेस्ट बंगाल का कलकत्ता, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो आ जाते हैं मैप वाले सेक्शन में। यहाँ देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दिखाया गया है, यहाँ पर मिनट्स में बांट के बता दिया गया है, तो 23.5 कहने से बेहतर होगा 23 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गांधीनगर को, यहाँ भोपाल को, यहाँ पर रांची को, और यहाँ कैलकाटा को। तो अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स जान लेने बहुत जरूरी है, ये बहुत बारीक मामला है और इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। गांधीनगर जो है उसके लिए कोऑर्डिनेट जो है 23.21, भोपाल जो है वो 23.25 है, रांची जो है 23.34 और कैलकाटा 22.57। तो ये तो लीग में ही नहीं है, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झारखंड, जो कि 23.5 के सबसे करीब है, और यही आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं कि वो कौन सी स्टेट की कैपिटल है जो सबसे क्लोज है ISM यानी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.5 डिग्री ईस्ट से। लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ, या मध्य प्रदेश का भोपाल, या छत्तीसगढ़ का रायपुर, या ओडिशा का भुवनेश्वर। इस मैप को देखिए और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये ISM जो है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये गुजर रहा है 82.5 डिग्री ईस्ट है ये। और यहाँ पर आप देखिए लखनऊ का लोकेशन, यहाँ पर रायपुर को देखिए, भोपाल को देखिए और भुवनेश्वर को देखिए। और ये अप्रोक्सीमेटली कहाँ से गुजर रहा है, ये आइडिया जब हमें है कि ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ से गुजर रहा है, तो सबसे करीब छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, ये हो गया अब अंतरराष्ट्रीय सवाल। वोल्गा नदी जो है, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की, ये अपने आप में एक सवाल हो सकता था ना, यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो यहाँ बताएंगे कि वोल्गा है। ये इसका माउथ जो है, ये नदी कहाँ जाके गिरती है, मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर में, या काला सागर में, ब्लैक सी में, या कैस्पियन सी में, या अटलांटिक ओशन में, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। सोचिए, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कैस्पियन सी। देख पा रहे हैं ये रशिया का क्षेत्र है, यहाँ पर आपको वोल्गा नदी नजर आ रही है, और ये कैस्पियन सी में जाके गिरती है। अभी हम लोग काजाकिस्तान वगैरह के क्षेत्र को देख रहे थे, ब्लैक सी को भी अभी हमने देखा था, बहुत ध्यान से देखा था। ओके, तो ये एक मैप देखिए, यहाँ पर आपको बेहतर आइडिया लग पा रहा है कि वोल्गा रिवर है और ये जाके कैस्पियन सी में गिर रही है। काजाकिस्तान यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको अरल लेक नजर आ रहा है, यहाँ पे बाल्कस लेक नजर आ रहा है, बैकाल तो यहाँ पर है रशिया में, है ना। तो इन चीजों को देखिए, और ईब, लेना, येनिशी, ये सारी जो नदियां हैं इंपॉर्टेंट नदियां हैं रशिया की। क्वेश्चन नंबर 15, वो कौन सा देश का कैपिटल है, राजधानी है, जो कि दानुबे नदी पर नहीं लोकेटेड है, और दानुबे यूरोप की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। सबसे लंबी तो हमने वोल्गा को देखा, ये दानुबे है, दानूब नहीं कहेंगे, दानुबे कहेंगे, ज्यादा अच्छा है। हंगरी, या ऑस्ट्रिया, या स्लोवाकिया, या जर्मनी। चलते हैं मैप पर, इन चीजों को मैप से समझना बेहतर होता है। तो इस मैप को देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो दानुबे रिवर का वाटरवे है। इस मैप को देखिए, दानुबे नदी कहाँ आके गिरती है, ये आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे कि ये ब्लैक सी में आके गिरती है। ओके, तो अब इसके अलोंग जो कैपिटल सिटीज हैं वो कौन कौन से हैं, आप देखिए हंगरी, और हंगरी की राजधानी जो है वो बुडापेस्ट बिल्कुल है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ये भी लोकेटेड है दानुबे पर। और यहाँ पर आप देखिए सर्बिया, और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं, और आपको एक इंपॉर्टेंट शहर जो है ब्रास्टिलावा, यानी स्लोवाकिया की राजधानी ब्रास्टिलावा। ये चारों जो शहर हैं जो कि कैपिटल सिटीज हैं, ये दानुबे नदी पर लोकेटेड है, ठीक है। ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है जर्मनी, तो जर्मनी की कैपिटल जो है वो नहीं लोकेटेड है दानुबे नदी पर। बाकी हंगरी, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया का तो अभी हमने देख लिया। इस मैप को देखिए और बेहतर आइडिया लगेगा कि हाँ, ये रिवर जो है काफी कमाल की नदी है, और तीस्ता वगैरह जो है ना, इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरी है। ओके, इस रीजन को आपने देख लिया, समझ लिया, ये ब्लैक सी में गिर रही है। जो यहाँ इससे पहले हमने देखा था रिवर को, वोल्गा रिवर, वो कहाँ जाके गिर रही थी, वो गिर रही थी कैस्पियन सी में। ओके, तो दानुबे और वोल्गा रिवर को हमने अच्छे से देखा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, और यहाँ पर आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज गॉट द
लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ द पैसिफिक ओशन इन साउथ अमेरिका। देखिए लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन दुनिया में सबसे बड़ा किसका है, तो वो कनाडा का है, हमने देख लिया। यहां पर सवाल है दक्षिण अमेरिका में पैसिफिक कोस्ट पे, ठीक है, यानी कि पैसिफिक कोस्ट पे, अटलांटिक कोस्ट पे नहीं। ये देखिए यहां पर आप देख रहे हैं दक्षिण अमेरिका, ये अटलांटिक कोस्ट वाला रीजन है, लेकिन आपसे पैसिफिक में पूछा गया है कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसका है, बता सकते हैं? बिना ऑप्शंस देखे आप कह सकते हैं चिले का है, चिले जिसकी राजधानी सेंटियागो है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और यहाँ पर एक आइलैंड है, ये आइलैंड आप देख पा रहे हैं, इसमें चिले भी है और अर्जेंटीना का भी हिस्सा है। इस आइलैंड को कहते हैं तेरा दिल फुगो। क्वेश्चन नंबर 17, जम्मू एंड कश्मीर चलते हैं और सियाचिन ग्लेशियर के लोकेशन को बताना है कि ये कहाँ लोकेटेड है। नुब्रा घाटी के नॉर्थ में, नुब्रा घाटी के पूरब में, कश्मीर घाटी के दक्षिण में या गिलगित के पश्चिम में, और ऑप्शन ही है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जम्मू एंड कश्मीर के मैप को देखते हैं और इस मैप को देखना है, आपको समझना है कि इसमें पीओके वाले क्षेत्र को दिखाया गया है, यहाँ अक्साई चीन वाले रीजन को दिखाया गया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, एवरीथिंग यहाँ दिखाया गया है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये बैंगनी कलर से कश्मीर की घाटी को दिखाया गया है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट जम्मू एंड कश्मीर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ हिस्से तो है जो कि पाकिस्तान अभी के लिए कब्जे में कर रखा है। ये जो क्षेत्र है आप देख रहे हैं, ये ट्रायंगुलर शेप में है, सियाचिन ग्लेशियर, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा वॉर फील्ड है, ओके। और सियाचिन ग्लेशियर का लोकेशन आपसे पूछा गया था, तो यहाँ पर सही जवाब होगा कि नुब्रा घाटी के नॉर्थ में है। नुब्रा कहाँ है, तो ये देखिए यहाँ इस ट्रायंगुलर शेप की बात हो रही है ना, यही वो क्षेत्र है सियाचिन ग्लेशियर का, और ये जो रीजन है ये नुब्रा रिवर की वैली है, तो उसके नॉर्थ में है। ये गिलगित का क्षेत्र है और गिलगित के वेस्ट में ऑप्शन था, तो ये तो हो नहीं सकता है ना, ईस्ट होता तो हम कंसीडर भी करते। कश्मीर घाटी के नॉर्थ में रहता या नॉर्थ ईस्ट में तो कंसीडर किया जाता। तो यहाँ पर सही जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए, ओके। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जैसे कि सहायक नदियां हैं सिंधु की, ये इंडस रिवर है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जास्कर, नुब्रा, हुंजा और सियो, ये सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। इसी तरीके से सुरु रिवर आप देख रहे हैं, द्रास, ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको एक आइडिया होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कश्मीर में श्रीनगर, और श्रीनगर जो है किस रिवर पर है, तो ये झेलम नदी पर लोकेटेड है। और झेलम जो है यहाँ पर बाउंड्री बनाने का काम करती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। क्वेश्चन नंबर 18, वापिस से हम मेडिटेरेनियन के क्षेत्र में चलते हैं और यहाँ बताना है कि वो कौन सा एक कंट्री है जो कि मेडिटेरेनियन वाटर को टच नहीं करता है। सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहाँ पर मैप सबसे जरूरी है। यहाँ पर सीरिया को कहा गया था, सीरिया तो बिल्कुल टच कर रहा है। लेबनान को कहा गया था, बिल्कुल टच कर रहा है। इजराइल बिल्कुल टच कर रहा है। और कौन सा ऑप्शन था, जॉर्डन, ठीक है। तो देखिए ये जॉर्डन जो है ये यहाँ पे टच नहीं कर रहा है मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर को, तो यहाँ पर ये ऑड मैन आउट हो गया। काफी इजीली आप इस सवाल का जवाब दे सकते थे, कई बार आपसे ये सवाल पूछा जाता। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या जॉर्डन एक लैंड लॉक्ड कंट्री है? जरा अच्छे से सोच विचार के इसका जवाब दीजिएगा, इंटरेस्टिंग सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं और आपको बताना है कि तुर्की जो देश है, जिसको तुर्की भी कहते हैं, एक वहीं पर क्वेश्चन आया था इस्तांबुल वाला, वहां हमने काफी अच्छे से डिटेल में तुर्की को समझा था। तो ये कौन से दो वाटर बॉडीज के बीच में है? अब बताइए, उस दिन अगर आपने इस वीडियो को देखा है जो मैं सेशन चला रहा हूं, तो आपके लिए ऑप्शंस चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं चाहिए। आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि तुर्की का लोकेशन जो है ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में है। तो ये रहा तुर्की, ये रहा ब्लैक सी इसके नॉर्थ में, साउथ में मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्रीमिया पेनिनसुला है, ये अजोब सागर हो गया, मरमरा सी हो गया, बॉस्फोरस, डार्डेनेलिस, एवरीथिंग एकदम क्लियर होना चाहिए। कंसेप्चुअल क्लैरिटी का होना बहुत जरूरी है। तुर्की जो है उसका 2% हिस्सा यूरोप में है, 98% एशिया में। क्वेश्चन नंबर 20 यूपीएससी में आया हुआ सवाल है, लंबा सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है, और हो सके तो आप इसको अच्छे से सॉल्व करें। नहीं इसका जवाब अगर आपको मालूम हो तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इंटरेस्टिंग सवाल है, मैंने आपको इसको बस इसलिए दे रखा है मैंने, ताकि इससे आपका सोचने का एक तरीका जो है वो डेवलप हो।
यहाँ पर नदियों के नाम दिए गए हैं और वो कहाँ पर गिरती हैं, उनका माउथ कहाँ पर है। जैसे मेकॉन्ग क्या अंडमान सी में गिरती है? अब याद करिए, हमने कहा था कि ये अंडमान सी है, ये ईस्ट में है और वहां वेस्ट वाला जो ये वेस्ट में ईस्ट में है, वो बताया था ना मैंने शुरू में। ये टेम्स क्या ये आयरिश सी में जाके गिरती है? वोल्गा क्या कैस्पियन सी में गिरती है? और ज़ैम्बेजी क्या इंडियन ओशन में गिरती है? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था वोल्गा की कैस्पियन सी में जाके गिरती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो ये मैप देखिए, ये देखिए यहाँ पर मेकॉन्ग नदी आपको नजर आ रही है। मेकॉन्ग गंगा परियोजना बहुत फेमस है, यूपीएससी का बहुत प्यारा मतलब ये टॉपिक भी रहता है। ये आप देख रहे हैं कि ये इस क्षेत्र में आके गिर रही है, यहाँ पर अंडमान सी है। तो पहला तो सही कहीं से नहीं है, ये पहला गलत हो गया। टेम्स नदी के लिए चलते हैं, ये यूनाइटेड किंगडम का क्षेत्र, यहाँ आप देख पा रहे हैं टेम्स नदी और इसी के किनारे लंदन शहर है और ये गिर रही है यहाँ पे नॉर्थ सी में, यहाँ देख पा रहे हैं, जबकि आयरिश सी तो यहाँ पर है। तो ये भी गलत हो गया, इसमें भी कोई शक नहीं है। वोल्गा सही है। अब हमारे लिए देख लेना जरूरी है ज़ैम्बेजी को। ओके, तो ये देखिए इस मैप को, ये ज़ैम्बेजी कहीं का हिस्सा नजर आ रहा है अफ्रीका का, जाम्बिया, मलावी, ये मोजाम्बिक का क्षेत्र और यहाँ पर आपको लेक करीबा नजर आ रहा है और आप देख रहे हैं कि ये इंडियन ओशन में जाके गिर जा रहा है। ठीक है, तो यानी इसमें हम देख पा रहे हैं कि 3 और 4 सही है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। लेकिन अभी भी शायद ज़ैम्बेजी को लेकर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आई होगी, तो इस मैप को देखिए, ये अफ्रीका का रिवर सिस्टम है। आप देख पा रहे हैं कि ये ज़ैम्बेजी रिवर है और जाके ये इंडियन ओशन में गिर रही है। ये लिम्पोपो नदी है, ये भी गिर रही है। ऑरेंज नदी जो है वो अटलांटिक ओशन में गिरती है। यहाँ पर नाइल की 2 ब्रांचेज हैं, कौन कौन सी? व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल, दोनों जाके सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती है और वहां से फिर ये नील नदी कहलाती है। यहाँ पर हमने असवान डैम को देखा था, यहाँ पर हमने अलेक्जेंड्रिया पोर्ट को देखा था। यहाँ पे वोल्टा नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइजर देश के नाम पर नाइजीरिया। सेनेगल देश है, सेनेगल रिवर है। यहाँ पे लेक अल्बर्ट, लेक विक्टोरिया और ये देखिए यहाँ पर ये इक्वेटर पर पड़ने वाला ये क्षेत्र है। यहाँ पे टंगानिका है, न्यासा लेक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग बहुत तरीके के सवाल देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में टोटल 20 क्वेश्चंस को देखा, जो कि मैप बेस्ड है और मुझे लगता है कि इससे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो जरूर आई होगी। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई दुविधा कंफ्यूजन रह गया है तो आप बेहिचक इन नंबर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।